लेजिस्लेशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आज रात 8 बजे तक कम से कम 4 पार्ट कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर विद वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हम भेज सके। जैसा मेरे वीडियोस में आप लोगों ने मेरा एक्सप्लेनेशन देखा वो नहीं रहेगा, अभी सुपर फास्ट स्पीड से रहेगा, सो दैट कि आप लोग के पास भी कम टाइम है, उसका आप लोग सदुपयोग कर सके। जो आखिरी टाइम पर आप लोग बहुत डर जाते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लेट्स अस स्टार्ट। ठीक है बाबू, बताओ फॉर्म 4th बी और 4th सी किसको भेजते हैं? ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन इसमें लिख के रख लिए, हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, फॉर्म 4th बी और 4th सी किसको किसको भेजते हैं? दोनों फॉर्म किसको भेजते हैं? ये भेजते हैं हम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। ठीक है, फॉर्म 4th बी में क्या रहता है बाबू, अब फॉर्म 4th सी में क्या रहता है? फॉर्म 4th बी में जो भी आदमी इंजर्ड हुआ या मर गया, डिकीज्ड हो गया, किल्ड हो गया एक्सीडेंट के चलते, उसका पर्टिकुलर्स रहता है, वो ऑकरेंस के 7 दिन के अंदर में भेजेंगे ओनर एजेंट और मैनेजर। कितने दिन भेजते हैं इसको? ऑकरेंस के विद इन 7 डेज में ओनर एजेंट और मैनेजर भेजेंगे। फॉर्म 4th सी, ये दोनों फॉर्म चीफ इंस्पेक्टर माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को जाएंगे। फॉर्म 4th सी में कोई आदमी को मार चोट लगा और वो ड्यूटी ज्वाइन किया, उसके ड्यूटी ज्वाइन करने के 15 दिन के अंदर में विद इन 15 डेज ओनर एजेंट या मैनेजर जो है फॉर्म 4th सी में उसका पर्टिकुलर्स भेजेंगे। ठीक है, 4th ए के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, इसलिए फॉर्म 4th ए में क्या है? फॉर्म 4th ए, ये 9 नहीं लिखा है, वहां से हम वीडियो मोबाइल देखे तो हमको 9 दिख रहा है उधर से। 4th ए लिखा है। 4th ए में कोई डेंजरस ऑकरेंस या एक्सीडेंट का नोटिस भेजा जाता है। एक्सीडेंट या डेंजरस ऑकरेंस होने के 24 घंटे के अंदर में फॉर्म 4th ए में नोटिस जाएगा। किसको किसको नोटिस जाता बाबू? ऑर्डरली 3 आदमी को नोटिस जाएगा। किस केस में? जब डेंजरस ऑकरेंस है, लेकिन कोई एक्सीडेंट से किसी आदमी की जान चली गई, लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडी इंजरी हो गया है, तब 4 आदमी को जाएगा। तब कितने आदमी को जाएगा? 4 आदमी को। लेकिन वो एक्सीडेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के चलते है तो 5वें आदमी को भी जाएगा। तो किसको किसको जाएगा? आपका जो माइंस सिचुएटेड है उसका रीजन होता है, उस रीजन का हेड कौन होता है? रीजनल इंस्पेक्टर माइंस। सबसे पहले तो रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर माइंस को जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाएगा। ठीक है, ये 3 आदमी को तो डेंजरस ऑकरेंस का भी नोटिस जाएगा। और एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा एक्सीडेंट जिससे कि किसी की जान चले गई, लॉस ऑफ लाइफ हुआ है या सीरियस बॉडी इंजरी हो गया है, तब किसको जाएगा? तब जाएगा एक एक्स्ट्रा आदमी को जाएगा, वो जाएगा एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट के तहत जो प्राधिकारी नियुक्त है कंपेंसेशन देने के लिए, उसको भी नोटिस जाएगा। तो कितना हो गया? यदि जान गई है या सीरियस बॉडी इंजरी होगी तो 4 आदमी को, और सिर्फ डेंजरस ऑकरेंस का नोटिस 3 आदमी को, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जान चले गई है या सीरियस बॉडी हुआ तो ये 3 के अलावा चौथा भी रहेगा। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया। और इसमें इस रेगुलेशन 8 में 2 चीज है, एक इंफॉर्मेशन का है और एक नोटिस देने का है। इंफॉर्मेशन फोर्थविथ रहेगा, तत्काल इंफॉर्मेशन देगा ओनर एजेंट या मैनेजर। किसको देगा? रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को। इंफॉर्मेशन सिर्फ किसको देंगे? रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को। लेकिन यदि एक्सीडेंट बिजली के चलते हुआ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है तो रीजनल इंस्पेक्टर माइंस के अलावा इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को भी देंगे। तो ये मोटा मोटी आपका हो गया। इसी के अलावा ये फार्म का बात चल रहा, तो हम एक और चीज आप लोगों को बताए थे पहले, चैनल जो मेरा देखा ओरेड, ये ओरेड लिख दीजिएगा। यदि कोई फार्म आया, ये 1A, इसके नीचे लिखिए 1B, इसके नीचे लिखिएगा 1C, इसके नीचे लिखिएगा 1D। ये फार्म के नाम है, ये 1A, 1B, 1C, 1D, ये 4 फार्म है। ठीक है, ये जो चारों फार्म को कौन से किसके लिए दिया जाता है वो है, ये O फॉर ओपनिंग, R फॉर रीओपनिंग, A फॉर अबेंडनमेंट और क्लोजर, D फॉर डिसकंटिन्यूस। कुछ समय के लिए हमको वर्किंग बंद कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद फिर चालू करना है तो उसको डिसकंटिन्यूस बोलते हैं। और अबेंडनमेंट में मतलब परमानेंटली बंद कर दिया है। तो
ओपनिंग ऑफ माइन जो है वो फॉर्म 1A में जाएगा। नोटिस ऑफ ओपनिंग किस में जाएगा? 1A में जाएगा, रेगुलेशन 3 के अधीन और सेक्शन 16 के अधीन। सेक्शन 3 के अधीन और सेक्शन 16 के अधीन 3 आदमी को नोटिस जाता है। कितने आदमी को जाता है? 3 आदमी को जाता है, ख्याल रखिएगा। सेक्शन 16 और रेगुलेशन 3 के अधीन रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नोटिस का कॉपी जाता है, ख्याल रखिएगा। नोटिस जाता है, नोटिस देना और नोटिस का कॉपी जाना दोनों में अंतर है। रेगुलेशन 3 और सेक्शन 16 के अधीन जो नोटिस ऑफ ओपनिंग जाता है, माइन के ओपनिंग, माइन खुलने का जो हम नोटिस भेजते हैं, खोलने के 30 दिन पहले भेजना है, वो फॉर्म 1A में जाएगा। किसको किसको आएगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाएगा और कंट्रोलर IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, ठीक है, उसको जाएगा। ये क्या हो गया? वो ये रीओपनिंग करना है तो 1B में जाएगा। अमेंडमेंट या डिसकंटिन्यूस करना है, अमेंडमेंट बोल रहा हूं मैं, तो 1C में जाएगा। डिसकंटिन्यूस का 1D में जाएगा, ये भी बताया था। तो ये हो गया 4 का पूरा हो गया। 1 वाला 1A 1B 1C 1D हो गया। ये ओरेट को याद रखिएगा, ओरेट, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म 5 होता है। फॉर्म 5 में बीमारी का नोटिस देते हैं। कौन सा बीमारी? नोटिफाइड डिजीज का, जिसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज भी बोलते हैं, या कोई कोई उसको नोटिफाइड माइनिंग डिजीज भी बोलता है, एक ही बात है। वो किसके तहत जाता है? रेगुलेशन 9 के तहत जाता है। हम गलती से 10 बोल देंगे तो आप 9 ही समझिएगा, क्योंकि मेरे टाइम पे 10 था वो, ठीक है। रेगुलेशन 9 के तहत आपको फॉर्म 5 में नोटिस देना है। फॉर्म 5 में रेगुलेशन 9 के तहत नोटिफाइड माइनिंग डिजीज का नोटिस देना है। वो किसके तहत देना है? सेक्शन 25 के तहत देना। सेक्शन 25 बोला मतलब सेक्शन 25 ऑफ द माइंस एक्ट 1952, ठीक है। उसमें क्या रहेगा? जैसे किसी आदमी को कोई नोटिफाइड माइनिंग डिजीज होता है, यदि ओनर, एजेंट या मैनेजर को पता चलता है, तो ऐसी खबर मिलने के 3 दिन के अंदर वो फॉर्म 5 में ख्याल रखिएगा, फॉर्म 5 में 5 आदमी को देते हैं। फॉर्म 5 में 5 आदमी को देते हैं। 5 आदमी कौन कौन है भैया? एक है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल, तो 3 तो डीजीएमएस के ऑफिशियल हो गए। 5 बोला ना, उसमें 3 तो डीजीएमएस के ऑफिशियल है। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल, 3 तो डीजीएमएस के हो गए। बाहर वाले 2 है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और 5वां जो है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये डस्ट सर्वे और इल्यूमिनेशन सर्वे कितने दिन में करते बाबू? डस्ट सर्वे और इल्यूमिनेशन सर्वे ये करते हैं 30 दिन में एक बार, महीना में एक बार, ठीक है। एक आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइएगा उसका क्या आंसर होगा। वेलोसिटी ऑफ करंट एट 7.5 मीटर्स, एक मिनट रुकिए, हाँ लिसन में, एक क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ एयर करंट एट 7.5 मीटर, 7.5 मीटर आउट बाय ऑफ द डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप इन डिग्री 2 डेसिमाइन। डिग्री 2 डेसिमाइन है, वहां पर जो पाइप डिस्चार्ज कर रहा है हवा, मतलब ऑक्सीजन फैन है, उसका जो डक्ट है, वो उसका जो हवा छोड़ने वाले मुंह से बाहर के तरफ 7.5 मीटर दूर कितना हवा रहना चाहिए। हम आप लोग को मेरे चैनल में तो लोग देखा होगा, और अभी हम रिसेंट जो इंसिल वाले चालू किए हैं, उसमें पार्ट 12 में शायद इसको हम बहुत बढ़िया फिगर के माध्यम से समझाएंगे। यहाँ पे उतना समय नहीं है, हम आपको बता दें, ये रेगुलेशन 160 है। रेगुलेशन 160 वेलोसिटी ऑफ एयर करंट काय में दिया रहता है? मीटर पर मिनट में। यहाँ पहली बात दिया था, पहला पॉइंट जो था तीनों डिग्री के लिए था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री, तीनों के लिए था। किसके लिए था? पहला बात तीनों के लिए था। क्या बताए थे हम, जिन लोगों ने मेरा चैनल देखा? 30, 30, 15, 60, 45, 25, 75। क्या बोला बाबू? 30, 30, 15, 60, 45, 25, 75, टोटल 7 पॉइंट हुए। पहला पॉइंट सबके लिए कॉमन है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री के लिए, ठीक है। ये एमएस क्या रहेगा इसका? और इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस। ये फिगर को देखिए, ये मेरा डेवलपमेंट फेस है, इसका इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन कहाँ होगा? यहाँ होगा। इस जगह पर हवा कितनी रहनी चाहिए? चाहे डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो, कितना रहना चाहिए? इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस, ये लाइन में लिख दिया हमने, ठीक है। वो कितना रहना चाहिए? 30 मीटर पर मिनट, ये यहाँ पे यूनिट लिख दिया मीटर पर मिनट, ठीक है। ये तीनों के लिए इमीडिएट कहां पे? अब आप एमएस आपका
इमीडिएट आउटबाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस। नंबर 2 पॉइंट था डिग्री 1 और डिग्री 2 के लिए, इसलिए देखिए हम जानबूझ के यहाँ क्या लिखे हैं, डिग्री 2 लिखे हैं। ठीक है, अब उसे बच्चा कंफ्यूज जाएगा। अरे दूसरा पॉइंट था बाबू डिग्री 1 और डिग्री 2 के लिए, क्या था डिग्री 1 और डिग्री 2 में, इसमें 3 बात दी हुई थी और ऐसे ही 3 बार डिग्री 3 के लिए भी है। ठीक है, पहला क्या बात बोलता है, ये आपका डेवलपमेंट फेस है, इस डेवलपमेंट फेस से 4.5 मीटर बाहर के तरफ, चाहे ये फेस वर्किंग फेस हो या डिसकंटिन्यूड हो, मतलब या तो वहां वर्किंग अभी चल रहा है तो भी और नहीं चल रहा है तो भी। ठीक है, क्या बोलता 4.5 मीटर्स फ्रॉम एनी फेस, ये फेस है इससे कितना दूर, 4.5 मीटर बाहर के तरफ, 4.5 मीटर्स फ्रॉम एनी फेस, वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यूड, ये फेस चल रहा हो तो भी बंद है या चल रहा है उससे कोई लेन देना नहीं रेगुलेशन को, तो भी हवा वहां पर इस फेस के 4.5 मीटर के बाहर में कितना इंची, क्या बताया हम 30, मतलब जो दूसरा बात आएगा वो कितना हो गया, ये वाला जो 4.5 मीटर वाला बात बोला इसमें कितना रहेगा, फर्स्ट और सेकंड की बात करें, फर्स्ट और सेकंड डिग्री में 30 मीटर पर मिनट। फिर यही वाला जो बात लिखा है कि 7.5 मीटर्स आउट बाय ऑफ डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप, उसमें कितना हो जाएगा 15 मीटर पर मिनट। और थर्ड पॉइंट था एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस, एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस 30, 15, 60, यहाँ कितना रहेगा 60 मीटर पर मिनट। और सेम तीनों ये बात रहेगी डिग्री 3 में, तो वहां हो जाएगा 45, 25, 75। डिग्री 3 में सेम यही 3 पॉइंट है, कितना होगा 45, 25, 75, 45, 25, 75। और ये तीनों के लिए जो था आउट इमीडिएट आउटबार वेंटिलेशन कर सकते, चाहे डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 कोई भी हो, इमीडिएट आउटबार वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस में 30 मीटर पर मिनट। और ये 3 जो बात बताई उसमें 30, 15, 60, और यही 3 बात जो रहेगा डिग्री 3 में रहेगा, तो वहां 45, 25, 75। तो नेक्स्ट की तरफ चले बाबू, देखो एक लॉन्ग हेडिंग है, आपका लॉन्ग हेडिंग है, डेवलपमेंट हेडिंग है, इसके वेंटिलेशन को करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ऑक्सिलरी फैन बैठा दिया। क्या बैठा दिया, ऑक्सिलरी फैन बैठा दिया। तो ये ऑक्सिलरी फैन ये पिलर कॉर्नर से 4.5 मीटर दूर बैठाते हैं। ठीक है, ये कितना हवा खींचना चाहिए इस गैलरी से, जो यहां से हवा आ रहा है, कितना हवा ये सक करना चाहिए, ये 50% से ज्यादा एयर सक नहीं करना चाहिए। और कर लेगा तो क्या हो जाएगा, पहाड़ टूट जाएगा। हाँ, पहाड़ टूट जाएगा, रिसर्कुलेशन ऑफ एयर हो जाएगा। ठीक है, रिसर्कुलेशन ऑफ एयर को रोकने के लिए नियम है कि ये जो ऑक्सिलरी फैन आप बैठा रहे गैलरी में, डेवलपमेंट गैलरी में, वो गैलरी से बहने वाली हवा का 50% से ज्यादा हवा को सक नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका जो माइन का सरफेस फैन होता है, जिसको मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बोलते हैं, वो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर आपका माइन ओपनिंग से कितना दूर रहना चाहिए, नॉट लेस देन 10 मीटर। एमएमबी जो है, एमएमबी को कहाँ इंस्टॉल कीजिएगा, माइन के सरफेस पर। और जो भी आपका माइन इंट्रेंस है, माइन इंट्रेंस मतलब इंक्लाइन है या सॉफ्ट है, उससे 10 मीटर से कम दूरी पर नहीं बैठाएंगे। ऑब्जेक्टिव का जमाना है, लेस देन नॉट मोर देन इक्वल टू को बड़ा ध्यान रखिए, कितना दूर, नॉट लेस देन 10 मीटर। काहे नहीं बैठाते, ऐसा काहे नियम रख दिया कि 10 मीटर से कम दूरी पे नहीं बैठाएंगे, मतलब 10 मीटर से कम दूरी नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा ना। रिसर्कुलेशन ऑफ एयर को रोकने के लिए जो ये रिटर्न हवा पंखा खींच रहा है, वही हवा इंटेक शाफ्ट से अंदर चली जाएगी, उसको रोकने के लिए बोलता है कम से कम 10 मीटर दूर रखना है आपको एमएमबी को, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को। अच्छा ये बताइए, जिन जिन माइंस में मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज होता है, वहां पर एयर क्वांटिटी मेजरमेंट कितने दिन में करते हैं। बहुत सारा बच्चा लोग कंफ्यूजन में रहता है, गलत गलत लिख के आ जाता है। ठीक है, यदि सिर्फ आपको ऐसा लिखा कि इन एवरी माइन वेयर मैकेनिकल वेंटिलेटर इज यूज्ड, क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर्ड वंस एटलीस्ट इन एवरी 14 डेज। ठीक है, कितने दिन में करते हैं बाबू, क्वांटिटी एयर मेजरमेंट कितने दिन में करते हैं, वंस एटलीस्ट इन एवरी 14 डेज। अब इसी रेगुलेशन में 30 दिन भी लिखा है, वो क्या है, वो क्या बोलता है 30 दिन किसके लिए है, ये भी ख्याल रखिए। यदि आपको ये
ये चीज के बारे में नहीं आया। सिर्फ कितने दिन में करते तो बोला 14 दिन में एक बार एयर क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन 30 दिन का भी एक नियम है, वो कब है? उसी रेगुलेशन में नीचे लिखा प्रोवाइडेड दैट करके। क्या लिखा है उस प्रोवाइडेड दैट में? उसमें इतना ही लिखा है बाबू कि यदि नॉन पायरिसिम है या डिग्री 1 गेसिमाइन है तो उस केस में आप वो 14 दिन के बजाय आप 30 दिन में भी एयर क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं तो उसको एडुकेट मानेंगे, ठीक है। तो कब करना है? 30 दिन में। डिग्री 1 गेसिमाइन के केस में, नॉन पायरिसिम के केस में यदि डिग्री 1 गेसिमाइन है, यदि वो पायरिसिम हो गया तो उसमें 14 ही दिन वाला नियम रहेगा। देखिए वहां वर्ड पे ध्यान रखिए, वर्ड पे ध्यान रखिए, रेगुलेशन में वही गलती कर। इन केस ऑफ नॉन पायरिसिम और डिग्री 1 गेसिमाइन इट इज सफिशिएंट और एडेक्वेट टू टेक द एयर मेजरमेंट वंस इन एवरी 30 डेज, ऐसा बोलता है, ठीक है। यदि डिग्री 1 में यदि पायरिसिम है तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो 14 दिन वाला नियम लग जाएगा। और इन जनरल कितने दिन में करते? 14 दिन में एक बार। तो डिग्री 2 डिग्री 3 में तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 14 दिन में ना एक बार करेंगे, पायरिसिम में 14 दिन में ना एक बार करेंगे, ये बोल रहा है वो। अंदर का भी समझा कीजिए। धीरू भाई अंबानी को से एक बार इंटरव्यू में कोई पूछा तो बोला कि आप लोग दीवार के अंदर का देखते हैं, हम इस दीवार के उस पार का भी देखते हैं। तो उस पार वाला भी देखने की आदत बनाई, मैनेजर बनेंगे आप लोग। बरका साहब हो जाएगी, पास कीजिए जल्दी पटपट, ठीक है। अच्छा, एक वेटेबल टेम्परेचर आपको दे दिया हूं मैंने 32 डिग्री। कितना दे दिया? वेटेबल टेम्परेचर है, अभी ज्यादा लिखने का समय नहीं है। वेटेबल टेम्परेचर कितना दे दिया आपको? मैं दे दिया 31 डिग्री। बताइए एयर वेलोसिटी कितना रहना चाहिए? इस केस में एयर वेलोसिटी कितना रहना चाहिए? इस केस में एयर वेलोसिटी रहेगा 1 मीटर पर सेकंड। कितना रहेगा? 1 मीटर पर सेकंड। काहे बाबू मन मर्जी है क्या हम बोल दिए तो? नहीं, क्या दिया है? कोलमाइंस रेगुलेशन 153, हमारे टाइम पर वो 130 हुआ करता था स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। उसमें लिखा है कि जहां माइंस के किसी भी जगह में वेटेबल टेम्परेचर 33.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब उससे बढ़ना नहीं चाहिए, ये ना बात हुआ। अब क्या बोलता हो कि जहां कहीं पर भी 30.5 डिग्री हो जाए, 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड वेटेबल टेम्परेचर हो जाए तो आपको एयर वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड रखना है। तो ये 30.5 से ज्यादा ना है, इस टाइप का भी पूछेगा। 31 32 कुछ डिग्री सेंटीग्रेड दे देगा तो कितना रहेगा आपका? मतलब 30.5 से ऊपर कुछ आपको वेटेबल टेम्परेचर दे दिया तो आप लिख दीजिएगा एयर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड यदि आता है तो, और नहीं भी आता तो याद रखिएगा, ठीक है। कोलमाइंस रेगुलेशन के हिसाब से गैस मिला कब माना जाएगा? गैस मिला कब माना जाएगा? एक रेगुलेशन है ना ये, गैस मिला हुआ कब माना जाएगा? यदि आपका डिग्री 1 गेसिमाइन है, अब हम वो नहीं बता रहा है कि लोअर फ्लेम ऑफ फ्लेम सेफ्टी है, कोई ऑटोमेटिक डिटेक्टर, मतलब गैस जांच करने का वही तरीका है। कोई भी तरीका से आपने यदि गैस जांच किया और इनफ्लेमेबल गैस डिग्री 1 में, डिग्री 1 गेसिमाइन में 0.1 से अधिक है तो यह समझा जाएगा कोलमाइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार कि डिग्री 1 गेसिमाइन में इनफ्लेमेबल गैस मिला। डिग्री 2 है, क्या है आपका? डिग्री 2 गेसिमाइन है, तब हम बोलेंगे कि गैस मिला यदि वहां पर इनफ्लेमेबल गैस 0.5% से आधा % से ज्यादा मिलता है। और डिग्री 3 गेसिमाइन है, डिग्री 3 गेसिमाइन है तो तब बोलेंगे कि गैस मिला, मतलब गैस इनफ्लेमेबल गैस शैल बी डीम्ड टू बी फाउंड और डिटेक्टेड, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। डिग्री 3 में कि 1.25% से ज्यादा, मोर देन रहेगा सब में, से ज्यादा यदि गैस मिल गया, गैस का परसेंटेज मिल गया तो माना जाएगा कि गैस मिला है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में और कुछ देखते हैं, कोशिश करेंगे हम आज रात 8 बजे तक 5-6 को पार्ट आपको भेज दे ताकि आपका रिवाइज हो जाए कुछ थोड़ा बहुत, जो मैं आपकी मैं सेवा कर सकता हूं। मैं पूरा नहीं दे पाऊंगा, घंटा 2 घंटा में पूरा नहीं दे सकूंगा, जो सेवा कर सकता हूं आई एम ट्राइंग।